नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। लोकतंत्र में अपनी बात रखना, विरोध जताना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन जब यह प्रदर्शन देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र यानी संसद भवन की दहलीज तक पहुंच जाए और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हाल ही में नीट परीक्षा विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और इसके मुख्य चेहरा अभिजीत दीपके अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। प्रशासन द्वारा शुरुआती एफआईआर प्रक्रिया में बदलाव की खबरों के बीच अब इस मामले में एक नया कानूनी मोड़ ले लिया है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारियों ने आयोजकों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन और व्यक्तिगत कानूनी कार्रवाई की बात कही, वहीं दूसरी तरफ इस संस्था की फंडिंग, चुनाव आयोग में दर्ज शिकायतें और विदेश में हुई पढ़ाई के वित्तीय स्रोतों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। पहला, प्रदर्शन की अनुमति की शर्तें और सुरक्षा उल्लंघन का दावा। दूसरा, सीजेपी की फंडिंग, कर और चुनाव आयोग की शिकायत। तीसरा, व्यक्तिगत कानूनी सहायता और वित्तीय पारदर्शिता का कानूनी पहलू। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे से, यानी विरोध प्रदर्शन के आयोजन और सुरक्षा अनुमतियों से। दिल्ली जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस के संबंधित उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। कानूनी नियम और शर्तें क्या कहती है? जब कोई संस्था या व्यक्ति प्रदर्शन की अनुमति मांगता है तो उसे कुछ स्पष्ट शर्तों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए 1000 लोगों की अनुमति ही मिलेगी। भाषा और बैनर पर नियंत्रण। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की भड़काऊ धार्मिक या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा और बैनरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। आयोजक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यदि प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा होती है तो इसके लिए आयोजक को कानूनी रूप से जवाबदेह माना जाता है। इस पूरे मामले पर पूर्व पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट विश्लेषण किया है। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण ने हाल ही में एएनआई और मीडिया महासभा के दौरान यह दावा किया कि आयोजकों द्वारा सौंपी गई लिखित शर्तों का उल्लंघन किया गया। आरोपों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखने की बजाय उकसाया गया, जिसके कारण 3 लेयर के सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़े गए और भीड़ नए संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी तक पहुंच गई। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि यदि उस समय पुलिस संयम ने बरती तो संसद की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। व्यक्तिगत एफआईआर का पहलू। जैसा कि राज्य सरकारें नीतिगत फैसलों के तहत कुछ सामान्य मामले वापस ले सकती है, लेकिन कानूनी जानकारों का स्पष्ट कहना है कि ड्यूटी पर तैनात जिन पुलिसकर्मियों या नागरिकों को चोटें आई है, वे आयोजकों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अदालत जाकर आपराधिक मामले दर्ज करा सकते हैं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों को वापस लेने का दबाव सरकार आयोजकों पर नहीं बना सकती। अब बात करते हैं इस विवाद के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जो है वित्तीय पारदर्शिता। सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने हाल ही में चुनाव आयोग और संबंधित जांच एजेंसियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में मुख्य रूप से 3 बातें रेखांकित की गई है। गैर पंजीकृत संगठन द्वारा फंड जुटाना। शिकायतकर्ता का दावा है कि सीजेपी एक पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है। भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार केवल मान्यता प्राप्त या पंजीकृत दल ही राजनीतिक गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक चंदा या दान स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठाया गया कि संस्था किस कानूनी आधार पर वित्तीय लेन देन कर रही है। लीगल एड और जीएसटी का कानूनी गणित। मामले में तब एक नया मोड़ आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारी छात्रों को कानूनी मदद के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के लीगल एड फंड देने का ऐलान किया था। हालांकि जब प्रशासन द्वारा छात्रों पर दर्ज शुरुआती मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस लीगल एड फंड के इस्तेमाल पर कानूनी सवाल उठने लगे। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रकार की व्यवसायिक या कानूनी सेवा यदि किसी संस्था के माध्यम से ली जाती है तो उस पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान लागू होते हैं। अब इस 1 करोड़ रुपए की राशि पर लगभग 18 लाख रुपए के जीएसटी और कर देनदारी को लेकर जांच की मांग की जा रही है। बोस्टन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और वित्तीय स्रोत।
अमित तिवारी की शिकायत में आयोजक अभिजीत दीपके की उच्च शिक्षा का भी उल्लेख किया गया है। अभिजीत दीपके ने अमेरिका की प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशंस की डिग्री हासिल की है। 1 से 1.5 साल के इस कोर्स की ट्यूशन फीस, अनिवार्य हेल्थ इंश्योरेंस और अमेरिका में रहने के खर्च को मिलाया जाए तो कुल लागत लगभग $1,48,000 से $1,60,000 के आसपास बैठती है। भारतीय मुद्रा में यह राशि लगभग 1.4 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए होती है। शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि आयोजक की पारिवारिक आय स्रोत एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं, इसलिए इतनी बड़ी राशि के स्रोत की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें किसी विदेशी या अवैध फंडिंग का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। दोस्तों, एक निष्पक्ष न्यूज चैनल होने के नाते यह आवश्यक है कि हम इस मामले के दूसरे पक्ष को भी समझें। छात्रों और आयोजकों का पक्ष, आयोजकों और उनके समर्थकों का हमेशा से यह कहना रहा है कि उनका उद्देश्य केवल नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ देश के लाखों छात्रों की आवाज उठाना था। उनका तर्क यह है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में कई बार भीड़ को संभालना कठिन हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रदर्शन का उद्देश्य हिंसक था। विदेश में पढ़ाई के संदर्भ में समर्थकों का कहना है कि अमेरिका या अन्य देशों में पढ़ाई के लिए छात्र अक्सर बैंक, एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप या पारिवारिक संपत्तियों का सहारा लेते हैं, जिसे बिना जांच के अवैध कहना अनुचित है। कानूनी विशेषज्ञों की राय की बात करें तो कानूनी जानकारों का मानना है कि किसी भी नागरिक या संस्था पर तब तक कोई आपराधिक दायित्व तय नहीं होता जब तक कि अदालत में आरोप सिद्ध न हो जाए। चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां शिकायतों की प्रारंभिक समीक्षा करती है। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तभी आगे की औपचारिक जांच शुरू होती है। निष्कर्ष के तौर पर यह पूरा मामला 2 प्रमुख बिंदुओं के बीच संतुलन का है। एक तरफ नागरिकों का संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक सुरक्षा, प्रशासनिक नियम और वित्तीय पारदर्शिता की अनिवार्यता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस इन शिकायतों पर क्या कानूनी कदम उठाती है और आयोजकों की ओर से इन आरोपों पर क्या आधिकारिक सफाई जारी की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।